कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां हम सोचते हैं, क्या हम अपनी जिंदगी के कर्णधार हैं या केवल परिस्थितियों के खिलौने? अगर आपको जीवन में बदलाव चाहिए तो ये कहानी जरूर देखें। आज की कहानी है आरव की। आरव एक साधारण युवक, मध्यवर्गीय परिवार में पला बढ़ा, सपनों से भरा लेकिन हिम्मत से थोड़ा खाली। 28 साल का, एक छोटी कंपनी में नौकरी करता था। हर सुबह उठते ही शिकायतों की सूची उसके मन में तैयार होती। सैलरी कम है, बॉस बहुत टॉक्सिक है, किस्मत कभी साथ नहीं देती, जिंदगी बहुत बोरिंग है। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है। वह दिन रात बस हालात को कोसता था। ट्रैफिक, मौसम, रिश्तेदार, सरकार, कंपनी, सबको दोषी मानता, खुद को कभी नहीं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक हफ्ते का बेड रेस्ट मिल गया। यही छोटा सा विराम बन गया उसकी जिंदगी की दिशा बदलने का कारण। बेड पर लेटे हुए उसने एक पुरानी किताब उठाई, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बस यूं ही समय काटने के लिए। लेकिन पहले अध्याय में ही एक लाइन ने जैसे उसका दिल छू लिया। यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। आरव सहम गया। उसने पहली बार अपनी आंखें अपने भीतर झांकने की कोशिश की। क्या मेरी जिंदगी वाकई इतनी खराब है, या मैंने उसे वैसे देखने की आदत बना ली है? अगले कुछ दिनों में उसने आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि सक्रिय लोग परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे उन्हें नियंत्रित करते हैं। वे मुझे करना होगा नहीं बोलते, वे कहते हैं मैं करना चुनता हूं। आरव ने एक निर्णय लिया। अब वह प्रतिक्रियावादी, रिएक्टिव नहीं, बल्कि सक्रिय, प्रोएक्टिव बनेगा। आरव सुबह जल्दी उठा। पहली बार उसने ऑफिस जाते हुए रेडियो बंद कर दिया और अपनी पसंद की पॉजिटिव ऑडियो बुक सुनी। ऑफिस पहुंचा तो कॉफी लेने से पहले वह सीधे अपने बॉस के पास गया। सर, क्या मैं आज क्लाइंट मीटिंग में शामिल हो सकता हूं? मुझे लगता है मैं कुछ नया सीख सकता हूं। बॉस चौंक गया। यह वही आरव था जो रोज लेट आता था, चुपचाप कोने में बैठता था और शिकायतें करता था। लेकिन आज उसमें एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। धीरे धीरे आरव ने अपने जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। अब वह खुद पहल करता, नई जिम्मेदारियां मांगता, अपने साथियों की मदद करता और खुद के लिए समय निकालता। ऑफिस से लौटते समय भी वह अपने डेली जर्नल में लिखता, मैंने आज क्या नया सीखा और कहां मैं और बेहतर बन सकता हूं। कुछ ही महीनों में आरव की मेहनत दिखने लगी। उसी बॉस ने एक दिन उसे कहा, आरव, मैं तुम्हारे बदलाव से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं अगली टीम मीटिंग तुम लीड करो। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान किसी और को दोष देकर मिली राहत की नहीं थी, बल्कि खुद की जिम्मेदारी उठाने के आत्मसंतोष की थी। और यहीं से शुरू होती है आरव की यात्रा, खुद से खुद तक। क्योंकि जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे फैसले हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तब हम खुद को परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने भविष्य का निर्माता बना लेते हैं। आपकी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में है। सक्रिय बनो, शिकायतें छोड़ो और अपनी कहानी खुद लिखो। भाग 2 में जानिए एंड इन माइंड का रहस्य, कैसे लक्ष्य को स्पष्ट करना बनता है जीवन की दिशा का सबसे अहम दीपक। आरव की जिंदगी अब एक नई पटरी पर चलने लगी थी। वह अब प्रतिक्रिया नहीं देता था, पहल करता था। वह अब शिकायत नहीं करता था, समाधान ढूंढता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक सवाल आया जो उसके भीतर बहुत गहराई तक उतर गया। उसका एक पुराना दोस्त विनय, जो अब एक लाइफ कोच बन गया था, उससे मिलने आया। चाय की चुस्की के साथ विनय ने एक सवाल पूछा, आरव, सोचो, अगर आज तुम्हारा अंतिम दिन हो और लोग तुम्हारी जिंदगी को याद कर रहे हो, तो तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे बारे में क्या कहें? आरव थोड़ी देर शांत रहा। क्या वे कहेंगे कि मैं एक अच्छा कर्मचारी था, या कि मैं एक अच्छा इंसान था, एक प्रेरणादायक बेटा, मित्र या समाज का सहयोगी? विनय मुस्कुराया और बोला, अगर तुम जानते हो कि तुम आखिर में कौन बनना चाहते हो, तो आज तुम उसी दिशा में चलना शुरू कर सकते हो। उस रात आरव ने पहली बार एक खाली डायरी खोली। उसने पन्ने के ऊपर लिखा, मेरी अंतिम तस्वीर, और फिर सवालों की एक श्रृंखला खुद से पूछी। मैं अपने जीवन में किस प्रकार की विरासत छोड़ना चाहता हूँ? मेरे माता पिता, मित्र, साथी मेरे बारे में क्या महसूस करें? क्या मैं बस नौकरी कर पैसे कमाने के लिए बना हूँ, या कुछ बड़ा उद्देश्य है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे वह एक विजन बनाने लगा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक ऐसा इंसान कहें जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लेकर आया, जिसने खुद सीखा और दूसरों को भी सिखाया। आरव ने खुद के लिए जीवन के 4 स्तंभ तय किए।
1 व्यक्तिगत विकास, हर दिन कुछ नया सीखना। 2 पारिवारिक रिश्ता, माता पिता और रिश्तों को प्राथमिकता देना। 3 समाज सेवा, हर महीने एक नेक कार्य करना। 4 आत्मिक शांति, खुद से जुड़ाव और ईमानदारी। अब आरव ने अपनी लाइफ विजन स्टेटमेंट तैयार की। मैं एक प्रेरक, शिक्षार्थी और सहायक बनना चाहता हूं जो अपने जीवन से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। अब आरव की दिनचर्या सिर्फ ऑफिस और घर तक सीमित नहीं रही। हर रविवार वह एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाने लगा। रोज 30 मिनट किताब पढ़ना उसकी नई आदत बनी। हर महीने एक लक्ष्य तय करता, जैसे इस महीने पब्लिक स्पीकिंग सुधारूंगा या रिश्तों में समय दूंगा। अब उसका जीवन मंजिल की तरफ जाने वाली एक सुस्पष्ट यात्रा बन चुका था। अब उसका हर निर्णय इस सोच के साथ होता, क्या यह कदम मुझे मेरे अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाता है या दूर। जब ऑफिस में प्रमोशन का मौका आया लेकिन इसके लिए एक अनैतिक तरीका अपनाने को कहा गया तो आरव ने बिना झिझक मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसका मकसद केवल सफल दिखना नहीं था, सार्थक बनना था। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल यही होती है, हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं पर दिशा तय नहीं करते। अगर आपने अपना अंतिम लक्ष्य ही तय नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बस एक भटकती दौड़ बन जाएगी। इसलिए आज ही खुद से पूछिए, मैं आखिर में कौन बनना चाहता हूं? मैं क्या छोड़कर जाना चाहता हूं? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? जब ये स्पष्ट हो जाए तो हर दिन की शुरुआत एक नए अर्थ के साथ होती है। भाग 3 में जानिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की कला, कैसे प्राथमिकताएं तय करना बनता है सफलता का मूल मंत्र। जब मंजिल स्पष्ट हो जाए तो अगला सवाल होता है, अब सबसे पहले कौन सा कदम उठाना है? क्योंकि अक्सर हम दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन जरूरी काम नहीं कर पाते। आरव के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अब वह एक विजन स्टेटमेंट बना चुका था, अपने जीवन के उद्देश्य समझ चुका था, लेकिन उसकी दिनचर्या अभी भी अव्यवस्थित थी। कभी मोबाइल स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते, कभी ऑफिस की छोटी छोटी बातें उसे दिन भर व्यस्त कर देती। लेकिन वह शाम को महसूस करता कि वह असल में कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पाया। एक दिन वह एक सेमिनार में गया जहां वक्ता ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। वक्ता ने टेबल पर 2 जार रखे, एक में बड़े पत्थर, दूसरे में कंकड़ और रेत। पहले जार में वक्ता ने रेत डाल दी, फिर कंकड़, और जब पत्थर डालने की कोशिश की तो पत्थर नहीं आ पाए। फिर दूसरे जार में उसने पहले पत्थर डाले, फिर कंकड़, फिर रेत। इस बार सब आ गया और उसने कहा, बड़े पत्थर मैं सबसे जरूरी काम, कंकड़ है जरूरी लेकिन कम प्रभावी काम, रेत है व्यस्तता और फालतू चीजें। अगर पहले जरूरी काम नहीं रखोगे तो बाद में उनके लिए जगह नहीं बचेगी। आरव ने उस दिन घर लौटते ही अपनी डायरी खोली और लिखा, मेरे बड़े पत्थर क्या हैं? सुबह की पढ़ाई, स्वास्थ्य, वॉक और मेडिटेशन, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ब्लॉगिंग और बच्चों की शिक्षा, परिवार को समय देना, हफ्ते में एक बार समाज सेवा। उसने एक नया तरीका अपनाया, साप्ताहिक योजना बनाना। हर रविवार शाम वह अपने अगले हफ्ते की योजना बनाता। पहले बड़े पत्थर तय करता, सबसे जरूरी कार्य, फिर उन्हें समय सारिणी में पहले रखता। बाकी समय में ही ऑफिस के कार्य, सोशल मीटिंग, मनोरंजन आदि को जगह देता। अब उसकी दिनचर्या दिशा में चलने लगी थी, व्यस्तता में नहीं। एक बार आरव को एक नया प्रोजेक्ट दिया गया। प्रोजेक्ट बड़ा था लेकिन उसके विजन और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता था। उसे विकल्प मिला, या तो वह उस प्रोजेक्ट में व्यस्त रहे और ऑफिस में दिखावा करे, या फिर अपने समय को सही दिशा में लगाते हुए खुद की योग्यता और ब्लॉगिंग को समय दे। अब जो पुराना आरव था वो शायद उस प्रोजेक्ट को सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए ले लेता, लेकिन नया आरव जानता था कि हर हां की कीमत एक ना होती है। उसने विनम्रता से मना कर दिया और समय अपने विकास में लगाया। 6 महीनों बाद वही ब्लॉग जो वह हर सुबह 1 घंटे लिखता था, हजारों लोगों तक पहुंच गया। एक संस्था ने उसे गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे जरूरी दिखने वाली चीजों में घंवा देता है और कोई वास्तव में जरूरी चीजों में निवेश करता है। हर दिन पूछिए खुद से, क्या मैं अपने बड़े पत्थर सबसे पहले रख रहा हूं? क्या मैं हर व्यस्तता को जरूरी समझ रहा हूं? क्या मेरी दिनचर्या मेरे लक्ष्य के अनुरूप है? याद रखिए, जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसके लिए हमें कभी कभी उस चीज को छोड़ना पड़ता है जिसे हम अभी चाहते हैं। सफलता शोर में नहीं, शांति से चुने गए महत्वपूर्ण निर्णयों में छुपी होती है। भाग 4 में जानिए थिंक विन विन की असली शक्ति, कैसे सफलता के लिए प्रतियोगिता नहीं सहयोग की सोच जरूरी है। आरव की जीवन यात्रा अब व्यवस्थित हो चुकी थी।
वह अपनी प्राथमिकताएं तय करता था, समय का सम्मान करता था और अपनी मंजिल की ओर रोज कदम बढ़ा रहा था। पर एक चीज अभी भी उसे भीतर से परेशान करती थी, रिश्तों में असंतुलन। ऑफिस में वह देखता कि कई लोग एक दूसरे की टांग खींचते थे। कोई दूसरों की मेहनत का क्रेडिट ले जाता तो कोई गुपचुप प्रतिस्पर्धा करता। आरव सोचता, क्या सफलता पाने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है? एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। एक नया क्लाइंट प्रोजेक्ट आया था। आरव को उसकी टीम का लीड बना दिया गया। उसकी टीम में दो लोग खास थे, रवि जो बहुत होशियार था लेकिन घमंडी भी, और साक्षी जो मेहनती थी लेकिन चुप रहती थी। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ, रवि ने कोशिश की कि वह खुद सारे फैसले करे और आरव को दबा दे। वह चाहता था कि सारा क्रेडिट उसे मिले। पहले तो आरव चुप रहा, लेकिन फिर उसे याद आया हैबिट 4, थिंक विन विन, मतलब ऐसा समाधान ढूंढो जिसमें सभी जीतें। आरव ने एक टीम मीटिंग बुलाई और कहा, हम सब यहाँ इसलिए नहीं हैं कि कोई एक जीते और बाकी पीछे रह जाएं। हम सब मिलकर अगर जीतते हैं तो कंपनी जीतती है, ग्राहक खुश होता है और हम सब आगे बढ़ते हैं। उसने रवि को उसकी विशेषज्ञता में लीड दी, टेक्निकल स्ट्रेटजी। साक्षी को कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी दी। खुद आरव ने टीम को जोड़ने, मार्गदर्शन करने और निर्णय संतुलित रखने की भूमिका ली। पहले रवि को यह बात अजीब लगी, साक्षी जैसी साधारण लड़की को इतनी जिम्मेदारी। लेकिन जब क्लाइंट प्रेजेंटेशन हुआ तो साक्षी की प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। रवि को भी एहसास हुआ कि सहयोग करने से उसकी अपनी प्रतिभा भी और निखरती है। प्रोजेक्ट सफल हुआ, टीम को सराहना मिली। एक साथ आरव ने इस सिद्धांत को जीवन के बाकी हिस्सों में भी उतारा। जब उसके छोटे भाई ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, आरव ने उससे कंपटीशन नहीं की, बल्कि मार्गदर्शन देकर उसकी सक्सेस में योगदान दिया। जब उसके दोस्त ने कहा, तू तो बहुत आगे निकल गया यार, आरव ने कहा, तेरी सफलता मेरी प्रेरणा है, न कि मेरी ईर्ष्या। अब उसके रिश्ते मजबूत हो गए। लोगों को लगता था कि आरव के साथ होने से हम भी बेहतर बनते हैं। यही होता है विन विन की सोच। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। पर क्या आपने सोचा है, अगर हर कोई हारता रहा तो दुनिया जीतती कैसे? थिंक विन विन कहता है, दूसरों की जीत तुम्हारी हार नहीं है। सच्चे रिश्ते प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग से बनते हैं। सफलता तब पूरी होती है जब हम दूसरों को भी ऊपर उठाएं। विन विन कोई रणनीति नहीं, यह एक मानसिकता है जहां हम मानते हैं मेरे लिए भी जगह है और तेरे लिए भी। विन विन सोच अपनाने के कुछ सरल तरीके। बातचीत में हमेशा समाधान खोजो, बहस नहीं। ईमानदारी से तारीफ करो, जलन नहीं। अपनी सीमाएं जानो और दूसरों की योग्यताओं को स्वीकार करो। हर निर्णय में सोचो, क्या इससे सभी को लाभ होगा? अब आरव की पहचान सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, एक प्रेरक लीडर की बन चुकी थी। और यही है हैबिट 4 का प्रभाव, सफलता लेकिन सबके साथ। भाग 5 में जानिए, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड then to be understand, यानी पहले समझो फिर समझाओ। कैसे यह आदत रिश्तों की गहराई और संवाद की शक्ति को बढ़ाती है। अब आरव की जिंदगी एक नई दिशा में चल रही थी। उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं, उसके रिश्ते बेहतर हो रहे थे और उसके काम में संतुलन आने लगा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका बेटा आयुष, जो 15 साल का था, पिछले कुछ दिनों से चुपचाप रहने लगा था। आरव अक्सर ऑफिस से थक कर आता और कहता, आयुष पढ़ाई पर ध्यान दो, मोबाइल मत चलाया करो। ये नहीं चलेगा, अब तुम बड़े हो रहे हो, समझदारी दिखाओ। आयुष कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। आरव को लगता कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है, पिता होने का। लेकिन एक रात उसकी पत्नी ने कहा, तुम सिर्फ बोलते हो, सुनते नहीं हो। क्या तुमने कभी आयुष को समझने की कोशिश की? उसके शब्द आरव के दिल में गूंज गए। क्या तुमने कभी आयुष को समझने की कोशिश की? अगले दिन आरव ने हैबिट 5 की किताब दोबारा पढ़ी। समझने से पहले समझने की कोशिश करें। पहले खुद को समझाने से ज्यादा जरूरी है सामने वाले को समझना। उसे समझ आया कि हम अक्सर दूसरों को सुनते नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। हम प्रतिक्रिया जल्दी देते हैं, समझते देर से। उस रात आरव आयुष के कमरे में गया। बेटा, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस सुनूंगा। आयुष पहले चौंका, लेकिन फिर बोला, पापा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पर मैं बहुत दबाव में हूं। हर कोई मुझसे टॉप की उम्मीद करता है। मैं कभी कुछ अलग करना चाहता हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, आप भी नहीं। आरव की आंखें नम हो गईं। आज पहली बार उसने आयुष की आवाज सुनी थी, सिर्फ शब्द नहीं, उसकी भावनाएं। उसने आयुष को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं अब सच में सुनूंगा, हर दिन।
वह रात उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। आरव ने अब अपनी टीम के साथ भी संवाद का तरीका बदला। पहले वह हर मीटिंग में खुद बोलता था, सबको निर्देश देता। अब वह हर मीटिंग की शुरुआत एक सवाल से करता, आपका क्या विचार है? धीरे धीरे टीम के सदस्य खुलकर बोलने लगे। छोटे कर्मचारियों ने नए आइडियाज दिए और उन्हें ऐसा लगा कि वे सिर्फ कर्मचारी नहीं, इस सफर का हिस्सा हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमें कोई सुने, कोई हमारे जज्बात समझे, हमारी बातें माने। लेकिन क्या हम खुद सुनते हैं? क्या हम किसी को समझने का धैर्य रखते हैं? सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, दिल से होता है। जब आप किसी को समझते हैं, वह खुद ब खुद आपको सुनने लगता है। रिश्ते संवाद से नहीं, सच्चे समझ से गहरे होते हैं। जो इंसान सबकी सुनना जानता है, वही नेतृत्व करने के योग्य होता है। भाग 6 में जानिए सिनर्जाइज, एक साथ मिलकर बनाएं अद्भुत। कैसे मिलजुल कर काम करने से हम कुछ ऐसा रच सकते हैं जो अकेले संभव नहीं। आरव की जिंदगी अब कई स्तरों पर निखर रही थी। वह अब बेहतर सुनता था, रिश्तों को गहराई से समझता था और हर व्यक्ति की सोच को महत्व देता था। लेकिन अब वह एक नई चुनौती के सामने था। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसकी जिम्मेदारी में आया था। यह एक मल्टी डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट था जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट सभी विभागों को मिलकर काम करना था। पर जैसे ही टीम की मीटिंग शुरू हुई, समस्याएं भी शुरू हो गईं। टेक्निकल टीम कहती, हमारे बिना कुछ नहीं होगा। मार्केटिंग टीम कहती, बाजार की समझ हमारे पास है। फाइनेंस टीम कहती, बजट हमारी मर्जी से तय होगा। हर कोई खुद को सबसे महत्वपूर्ण मान रहा था। आरव को चिंता होने लगी, इतने टैलेंटेड लोग अगर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा। आरव ने फिर से हैबिट 6 को याद किया, सिनर्जाइज, एक साथ मिलकर कुछ ऐसा रचना जो अकेले संभव ना हो। सिनर्जाइज तब जन्म लेती है जब हम विविधता को गले लगाते हैं, मतभेदों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की ताकत को जोड़ते हैं। उसे एहसास हुआ कि सभी टीमों में अलग अलग ताकतें थीं और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आरव ने अगली मीटिंग में कुछ बदला। इस बार उसने स्लाइड प्रेजेंटेशन बंद कर दिया और एक बड़ी व्हाइट बोर्ड लगवाई। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, अगर हम सभी अपनी विशेषज्ञता को जोड़ें तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सिर्फ एक विभाग से संभव नहीं था। वो क्या हो सकता है? टीम पहले तो चौंकी, फिर सोचने लगी। टेक्निकल टीम ने कहा, हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कस्टमर की हर जरूरत को तुरंत पहचान ले। मार्केटिंग टीम बोली, हम उसे इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कि कस्टमर खुद खींचे चले आए। फाइनेंस टीम ने कहा, हम इसे बजट के अंदर रखते हुए भी असरदार बना सकते हैं। धीरे धीरे टीमों ने एक दूसरे के आइडिया को स्वीकार करना शुरू किया। हर कोई जान गया, हम अकेले अच्छे हैं पर साथ में अद्भुत हैं। दोस्तों, सिनर्जी सिर्फ टीमों में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में काम करती है। जब पति पत्नी एक दूसरे की खूबियों को स्वीकारते हैं, परिवार सशक्त बनता है। जब दोस्त अपने मतभेदों को ताकत बनाते हैं, दोस्ती मजबूत होती है। जब समाज हर धर्म, हर भाषा, हर रंग की विविधता को अपनाता है, एक सुंदर संस्कृति जन्म लेती है। सिनर्जी का अर्थ है अलग अलग रंगों से एक खूबसूरत चित्र बनाना। भाग 7 में जानिए शार्पन द सॉ, खुद को हर दिन बेहतर बनाना। कैसे खुद की देखभाल, आत्मविकास और संतुलन हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाता है। अब आरव की जिंदगी में लगभग सब कुछ संतुलित हो गया था। वह अपने काम में बेहतर, रिश्तों में सजीव और जीवन के हर पहलू में प्रभावशाली बन चुका था। पर एक चीज थी जिसे वह अब तक नजरअंदाज कर रहा था, खुद की देखभाल। दिन ब दिन मीटिंग्स, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त होकर उसने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया था। वह अक्सर थका हुआ महसूस करता, कम ऊर्जा रहती, नींद अधूरी होती और भीतर कहीं एक खोखलापन सा बनने लगा था। उसने हैबिट 7 पढ़ी, शार्पन द सॉ, अपने औजार को तेज करो। स्टीफन कोवे ने लिखा था, अगर कोई लकड़हारा बिना अपनी कुल्हाड़ी को तेज किए लगातार पेड़ काटता रहेगा तो उसकी मेहनत ज्यादा होगी लेकिन असर कम। आरव को समझ आया, वह भी एक लकड़हारा बन गया था, बिना आराम, बिना आत्मविकास के, लगातार चलते हुए, थकते हुए। आरव ने किताब से सीखा कि अपने जीवन को असरदार बनाए रखने के लिए 4 क्षेत्रों में खुद को शार्पन करना जरूरी है। 1. शारीरिक विकास, फिजिकल रिन्यूअल, व्यायाम, अच्छा खान पान, नींद। 2. मानसिक विकास, मेंटल रिन्यूअल, सीखना, सोचना, संवाद करना। 3. सामाजिक विकास, सोशल रिन्यूअल, संबंध बनाना, साझा करना, सहयोग करना। 4. आत्मिक विकास, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ध्यान, नैतिकता, उद्देश्य से जुड़ाव। अब आरव ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया।
हर सुबह वह योग करता, सैर पर जाता। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, सिर्फ बिजनेस नहीं, आत्मिक विकास की भी। हर हफ्ते अपने पुराने दोस्तों से मिलने का समय तय किया। वह हर दिन खुद से एक सवाल करता, मैं आज खुद को कितना बेहतर बना पाया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा लौटने लगी, चेहरे पर चमक आने लगी, विचार और भी गहरे होने लगे। अब वह सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को भी प्यार कर रहा था। दोस्तों, हम सभी जीवन की दौड़ में इतना आगे भागते हैं कि खुद को पीछे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं जब समय मिलेगा तब खुद पर ध्यान देंगे, पर समय कभी खुद नहीं आता, हमें उसे बनाना पड़ता है। अगर आप खुद को नहीं देंगे तो दुनिया भी आपसे छिनती जाएगी। खुद का ध्यान रखना आत्ममोह नहीं है, यह आत्म जिम्मेदारी है। प्रिय दर्शकों, सफलता सिर्फ बाहर की चीज नहीं होती, वह भीतर की गहराई से शुरू होती है। 7 आदतों की यह यात्रा आपको दिखाती है कि जीवन में असली प्रभाव तब आता है जब हम सोच को बदलते हैं, खुद को संवारते हैं और दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। आप भी यह सफर शुरू कर सकते हैं। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटी आदत जो आपको एक असाधारण इंसान बनाएगी। अगर यह संपूर्ण कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट करें, अब मैं खुद को तेज करना नहीं भूलूंगा, और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपने जीवन की कुल्हाड़ी तेज कर सकें।